गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं और कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस के साथ कई सारे अलग अलग एडजस्टमेंट्स भी सीखते जा रहे हैं। वैसे तो आज वाली क्लास में हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का डिस्कशन करना था, डेटर्स का एडजस्टमेंट ओवरऑल एंगल से समझना था, लेकिन वो डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज वाली क्लास में भी हम एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन वो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक सेपरेट एडजस्टमेंट है, छोटा सा एडजस्टमेंट है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके ओवरऑल इफेक्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर असेट जो है एडमिशन के टाइम पे पार्टनर लेके जा रहा है, नया पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा असेट हो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विड्रॉ करना चाहते हो नए पार्टनर के आने से पहले, तो उसकी एंट्रीज भी हमको पास करनी पड़ सकती हैं। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि जब भी नया पार्टनर पैसे लेकर आता है फर्म में तो ये एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या फिर टू कैपिटल नहीं, सपोज नया पार्टनर सी है तो टू लिखेंगे सीस कैपिटल। 50,000 रुपए वो लेके आया और 50,000 रुपए उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। और अगर वो कैश में कैपिटल नहीं लाया है, चेक से लाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। या फिर अगर नया पार्टनर असेट लेकर आ रहा है, कैश या बैंक से अमाउंट नहीं ला रहा है, तो जो भी वो असेट लेकर आएगा, सपोज मशीन ला रहा है 50,000 रुपए की, तो मशीन अकाउंट डेबिट कर देते हैं 50,000। फर्नीचर लाएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे सपोज 10,000 और टोटल अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000। तो कुल मिला के एंट्री पास हो रही है फर्म की बुक्स में। तो फर्म के एंगल से ही सोचेंगे, फर्म की लायबिलिटी भी बढ़ गई तो फर्म के असेट्स भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो गए, क्योंकि फर्म में नई मशीन आ गई, फर्म में नया फर्नीचर आ गया। तो ऐसे ही नया पार्टनर अगर पैसे लेकर आ रहा है या फिर असेट्स लेकर आ रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, गुडविल का अमाउंट वो विड्रॉ करते हैं, ये तो लास्ट चैप्टर में ही हम सीख चुके हैं। लेकिन अगर गुडविल को कैश में विड्रॉ करने के अलावा वो कोई असेट विड्रॉ करते हैं तो उस असेट के विड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी? एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। सपोज लिखा हुआ है ए जो है वो पार्टनर है और सी के आने से पहले वो 10,000 रुपए का स्टॉक विड्रॉ करना चाहता है, तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000। क्योंकि एंट्री तो हमको फर्म के एंगल से ही करनी है। जब कोई असेट पार्टनर लेकर आएगा तो ये एंट्री होगी, जब कोई असेट पार्टनर लेकर जाएगा तो ये एंट्री होगी। और अगर दोनों पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। जो जितना असेट विड्रॉ करेगा उसका कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा। तो इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि कई बार उस असेट को पार्टनर लेके जाते हैं जिसका वैल्यूएशन हो रहा होता है, या फिर ये बोलूं कि जिसका रीवैल्यूएशन हो रहा होता है, तब प्रॉब्लम होती है हमको। अब हम तो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। सपोज लिखा हुआ है यहां पे स्टॉक है 70,000 रुपए का और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक को 10% से कम करना है, ऐसा लिखा हुआ है। और फिर लिखा हुआ है 50% स्टॉक टेकन ओवर बाय A and B इक्वली।
तो अब आधा स्टॉक ए और बी लेकर जा रहे हैं, इक्वली लेकर जा रहे हैं, मतलब 70,000 रुपए का आधा 35,000 रुपए, 35,000 रुपए का स्टॉक विड्रॉ हो रहा है। तो 17,500 ए के अकाउंट से कटेंगे, 17,500 रुपए बी के अकाउंट से कटेंगे। ये बात हमको समझ में आती है, लेकिन जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% लिखा हुआ है, तो पहले जो स्टॉक पार्टनर्स लेके जा रहे हैं हम उस स्टॉक को अलग कर दें और बाकी स्टॉक को 10% से रिड्यूस करें, या फिर पहले 10% से रिड्यूस करें और फिर उसका आधा जो है वो उनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करें। कोई भी एडजस्टमेंट पहले करेंगे आंसर सेम आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहले 10% रिड्यूस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 63,000, 70,000 माइनस 7,000 रुपए। 63 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 31,500 और फिर 31,500 के दो हिस्से कर दिए जाएंगे। जबकि अगर पहले इसको डिवाइड कर दें, आधा कर दें, तो 35,000 आएगा। 35,000 के हिसाब से दोनों का शेयर आएगा 17,500, 17,500, बाकी स्टॉक बचेगा 35,000 रुपए, उसको 10% कम कर देंगे 3,500 रुपए से। तो कौन सा एडजस्टमेंट सही है? याद रखिएगा, नए पार्टनर या फिर कोई भी पार्टनर हो, नए पार्टनर तो नहीं पुराने पार्टनर बोलना चाहिए, जब वो कोई भी असेट को विड्रॉ करेंगे फर्म से तो रीवैल्यूएशन के बाद ही विड्रॉ करेंगे। वो भी आउटडेटेड फिगर्स पे कभी भी असेट विड्रॉ नहीं करेंगे। उसकी रियलिस्टिक वैल्यू पे पहले असेट को लेकर आएंगे, उसके बाद ही विड्रॉल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब कि पहले 10% वाला एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 70,000 रुपए के स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है, तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो टू स्टॉक लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा 7,000 रुपए। मतलब कि अब पूरा का पूरा स्टॉक 10% से कम हो चुका है। अब जिसको स्टॉक लेके जाना है वो लेके जाए, चाहे पार्टनर्स लेके जाएं या फिर क्रेडिटर्स लेके जाएं। कई बार क्रेडिटर्स भी स्टॉक लेके चले जाते हैं, हम क्रेडिटर्स को उन्हीं से मंगाए हुए गुड्स वापस कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले रिवैल्यूएशन करना चाहिए, उसके बाद स्टॉक जो भी लेके जा रहा है उसके अकाउंट से एडजस्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया, पूरे स्टॉक पे बुक किया, 70,000 पे 10% 7,000। अब स्टॉक की वैल्यू है 70 माइनस 763,000। एंट्री जो है इसका 50% कैलकुलेट करने के बाद पास होगी, मतलब 31,500। उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 15,750 और यहां भी 15,750। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,750, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,750, टू स्टॉक अकाउंट 31,500। और न्यू बैलेंस शीट में कितना स्टॉक आएगा? आधा स्टॉक विड्रॉ हो गया तो आधा स्टॉक बैलेंस शीट में आएगा। तो कुल मिला के जो भी एडजस्टमेंट करना है वो रिवैल्यूएशन के बाद ही करना है। 50% बचाना है तो रिवैल्यूड फिगर का 50% बचाना है। 50% पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हटाना है तो वो भी रिवैल्यूड फिगर का ही 50% होना चाहिए। तो पहला रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किया जाएगा पहले। यहां पे देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे ये क्रेडिट साइड है। नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो यहां लिखते हैं बाय कैश। मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड अगर हम कोई असेट का नाम लिख रहे हैं तो कैपिटल में वो ऐड हो रहा है। और अगर पार्टनर्स स्टॉक लेके जाना चाहते हैं तो इस स्टॉक को डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक। ए के अकाउंट से 15,750, बी के अकाउंट से भी 15,750। इस तरह से एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो असेट विड्रॉल की एंट्री है ये आपको समझ में आ रही होगी। एक्चुअली इसका डिस्कशन इसीलिए जरूरी था क्योंकि जो आज वाली क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इसी से रिलेटेड पॉइंट है। तो पहले ये बात समझ में आ जाए तो वो पॉइंट समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि असेट का पहले रिवैल्यूएशन करना है, उसके बाद पार्टनर असेट को लेके जाएगा और जितना असेट बच जाएगा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो इस डिस्कशन को क्विकली नोट कर लीजिए, फॉर्मेट भी बना लीजिए, मैं भी फॉर्मेट बना लेता हूं, फिर क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। लिखा हुआ है जे एंड के वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। L was admitted in the firm for 1/5 share and their new profit sharing ratio after admission will be 5:3:2.
ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। बाकी हर जगह तो ओल्ड रेशो से काम चल जाएगा। रिजर्व्स और लॉसेस को ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ करना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस के लिए भी ओल्ड रेशो ही चाहिए। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में जेस कैपिटल है, केस कैपिटल, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स, सारे के सारे ऐसे आइटम्स हैं जो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। देन असेट साइड सबसे पहले लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू लिखी हुई है, फिर अमाउंट वाले कॉलम में भी फिगर लिखा हुआ है। तो अमाउंट वाला जो बैलेंस शीट के अमाउंट वाले कॉलम में फिगर लिखा हुआ है वो तो बुक वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट्स की, और जो मार्केट वैल्यू है क्या उसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा? क्या बिल्कुल कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप तो ये मान के चलिए कि अगर मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में गिवन हो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ब्रैकेट में जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ही होती है, क्योंकि वो मेन अमाउंट वाले कॉलम में तो फिगर आ नहीं रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है, तो उसको भी एडजस्टमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब कुल मिला के 10 एडजस्टमेंट्स देखिए आपको नीचे दिख रहे होंगे, और एक ये मार्केट वैल्यू भी अपने आप में एक एडजस्टमेंट है, तो कुल मिला के 11 एडजस्टमेंट्स हो गए। हमेशा इस तरह से ही सोचिएगा। अब जो ये 55,000 है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसका भी डबल इफेक्ट होना चाहिए। एक तो जो लॉस होगा वो आईएफआर से एडजस्ट किया जाएगा, और कुल मिला के जो न्यू वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट्स की वो हम न्यू बैलेंस शीट में शो कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हम करते आए हैं। आगे लिखा हुआ है डेटर्स, मशीन, गुडविल, स्टॉक और कैश इन हैंड। बाकी सारे पॉइंट्स पे तो बहुत सारे डिस्कशंस ऑलरेडी किए जा चुके हैं। अब फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ₹48,000। फर्म की जो गुडविल है वो 48,000 है, इसमें से 1/5 शेयर जो है वो न्यू पार्टनर लाएगा, उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में एडजस्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है 20% इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय जे एंड के इक्वली। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन्वेस्टमेंट्स को जे और के लेकर जा रहे हैं। ये वही बात है जो मैं स्टार्टिंग में आज समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी असेट अगर पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है तो ये उसके लिए ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? रिवैल्यूएशन है तो उसका कैसे इफेक्ट देंगे, आईएफआर का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा जब डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश ₹2,000। ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस मतलब देखिए, हमको तो नीचे क्वेश्चन में लिखा होता है बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 90,000। हमारी बैलेंस शीट में 50,000 रुपए की बिल्डिंग आ रही है और लिखा हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 90,000। कैसे पता चला कि बिल्डिंग की वैल्यू 90,000 रुपए हो गई है? किसने बताया? कोई ना कोई वैल्यूअर होगा जिसने ये वैल्यू सर्टिफाई करके दी होगी। मतलब हमने तो अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिवैल्यूड फिगर्स देखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये रिवैल्यूड फिगर्स कहां से आते हैं? कोई ना कोई तो वैल्यूअर होगा, कोई ना कोई तो एक्सपर्ट होगा, इंजीनियर हो सकता है, जो ये सर्टिफाई करके देगा कि इस बिल्डिंग की एट प्रेजेंट इतनी वैल्यू है। तो वो भी तो अपनी फीस चार्ज करेगा, तो उसके जो फीस है उसका उस अमाउंट को रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बोल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे। कुल मिला के हमको ट्रीटमेंट बनना चाहिए। अगर कोई रिवैल्यूएशन का खर्चा है तो वो कहां आएगा? वो भी एक लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, और चूंकि उसका पेमेंट भी कैश में हुआ होगा तो जब हम कैश लिखेंगे बैलेंस शीट में तो उस कैश में से रिवैल्यूएशन एक्सपेंस माइनस कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वर्कमैन लायबिलिटी एग्रीड एट ₹7,000, जिसमें से 50% सेटलमेंट हो चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी ये अच्छा पॉइंट है। मैंने बोला था ना, आज वाली क्लास में जो डिस्कशन करने वाले हैं हम, उसमें सारे ही पॉइंट्स अच्छे दिखेंगे। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो सिंपल होगा, हर पॉइंट में दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो वर्कमैन लायबिलिटी फाइनल हुई, फाइनल होने के बाद उसका सेटलमेंट भी हो गया है, वो भी आधा हुआ है, पूरा सेटलमेंट भी नहीं हुआ है। तो कहां कहां क्या क्या इफेक्ट देना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करना है, ये भी सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। फिर देखते हैं बिल्स पेबल ऑफ ₹3,000 सेटल्ड इन कैश। यहाँ पे एक लायबिलिटी है जिसका रीअसेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसका सेटलमेंट हो रहा है, और सेटलमेंट करना कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। असेट भी कम हो जाएगा, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000 शुड बी क्रिएटेड।
एक क्लेम है फर्म के अगेंस्ट, हो सकता है किसी कस्टमर ने क्लेम किया हो सकता है किसी सप्लायर ने क्लेम किया हो, कोई भी क्लेम कर सकता है, हो सकता है किसी एम्प्लॉय ने क्लेम किया हो। जिस किसी ने भी क्लेम किया है 10,000 रुपए की एक सेपरेट लायबिलिटी क्रिएट करनी है फर्म को उस क्लेम के अगेंस्ट। तो ये अगर लायबिलिटी क्रिएट करनी है मतलब लायबिलिटी बढ़ानी है, और लायबिलिटी बढ़ानी है मतलब रिवैल्यूएशन के एंगल से वो लॉस है, क्योंकि उस लायबिलिटी के लिए कोई रिजर्व नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन की लायबिलिटी के लिए है। ये जो लायबिलिटी है ये सेपरेटली लिखी हुई है, मतलब वर्कमैन लायबिलिटी अलग है, ये लायबिलिटी अलग है, इसके लिए कोई रिजर्व तो है नहीं। कंटिजेंसी रिजर्व ऐसी लायबिलिटीज के लिए ही काम आता है, पर इस क्वेश्चन में कोई कंटिजेंसी रिजर्व भी नहीं है, तो इसीलिए ये लॉस जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स इंक्लूड अ कंटिजेंट लायबिलिटी। अब जो बात हम कर रहे थे कंटिजेंट लायबिलिटी वाली, वो पॉइंट फिर से दिख रहा है। क्रेडिटर्स में एक कंटिजेंट लायबिलिटी शामिल है। कितने रुपए की शामिल है? 6,000 रुपए की, विच इज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹2400। समझिएगा ध्यान से, हमारे क्रेडिटर्स में एक ऐसी लायबिलिटी शामिल है जो कंटिजेंट नेचर की है, मतलब कि वो हो भी सकती थी नहीं भी हो सकती थी, पर फिर भी हमने उसको लायबिलिटी मान लिया था। अब हमने उसको 6,000 रुपए पे रिकॉर्ड कर रखा है और उसकी वैल्यू 2400 रुपए हो चुकी है, मतलब लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है मतलब कि प्रॉफिट है, और ये लायबिलिटी जो है वो क्रेडिटर्स में ही शामिल है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू ही कम करनी पड़ेगी। अलग से तो कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है और ना ही कोई कंटिजेंसी रिजर्व है, तो इसीलिए ये लायबिलिटी हम कम करेंगे। और कंटिजेंसी रिजर्व होता भी तो भी लायबिलिटी कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, लॉस तो हो नहीं रहा है जो कंटिजेंसी रिजर्व से एडजस्ट किया जाता। प्रॉफिट तो हमेशा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी बात है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है और क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कम हो जाएंगे। देन लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑफ डेटर्स आफ्टर राइटिंग ऑफ 2000 बेड डेट्स। 2000 रुपए के बेड डेट्स हैं, 2000 रुपए के बेड डेट्स को प्रोविजन से राइट ऑफ करने के बाद हमें नया प्रोविजन बनाना है 10%। ये थोड़ा सा नया है क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का तो डिस्कशन किया है, लेकिन डायरेक्ट प्रोविजन का डिस्कशन किया है, बेड डेट्स नहीं देखे हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बेड डेट्स भी देखेंगे, इसके अलावा अनरिकॉर्डेड डेटर्स का भी डिस्कशन करेंगे, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाते हैं तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंगल से समझेंगे डेटर्स को और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। लेकिन आज वाली क्लास में जो ये पॉइंट है इसको ब्रीफ में डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। L brings 35,000 for capital but could not bring his share of goodwill in cash। अब वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला पाया है तो उसके करंट अकाउंट से अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाएगा और उतना ही राइट टू रिसीव जनरेट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस लिखे हुए हैं 49,000, 31,000। तो स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 49,000 JKL, 49,000 एंड 31,000। ओपनिंग बैलेंसेस के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और IFR से रिलेटेड सबसे टेक्निकल एडजस्टमेंट है तो उसको देखते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो दिख रही है एट प्रेजेंट, जो बुक वैल्यू है वो 63,000 है, जो बैलेंस शीट में एक्चुअली आ रही है अमाउंट वाले कॉलम में वो उसकी बुक वैल्यू है। हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट्स 63,000 के हैं, लेकिन अब उनकी वैल्यू 55,000 हो चुकी है, मतलब कि 8,000 रुपए का लॉस। अब ये 8,000 रुपए का जो लॉस है ये बैलेंस शीट से तो वैल्यू कम हो ही जाएगी, लेकिन 8,000 रुपए का लॉस वैसे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना चाहिए था, पर हमारे पास IFR ऑलरेडी अवेलेबल है और IFR की वैल्यू है 18,000 रुपए। तो ये लॉस 18,000 रुपए से एडजस्ट हो जाएगा, बचेगा रिमेनिंग अमाउंट 10,000 और ये 10,000 रुपए रिजर्व बचा है, लॉस नहीं। रिजर्व बचता है तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लॉस ज्यादा होता है, लॉस बच जाता है तो एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन में जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 10,000 रुपए को 7:3 के रेशियो में बांटेंगे। 7,000 और 3,000 रुपए ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट्स पे दिमाग लगाते हैं। अब देखिए, वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट्स हम डायरेक्ट यहाँ पे 55,000 लिख देते, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स पार्टनर्स लेके चले गए हैं। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सबसे पहले तो समझ में आनी चाहिए बात की 63,000 ओल्ड वैल्यू थी, 55,000 न्यू वैल्यू है। 55,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में शो होने चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है 20% इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो जे और के लेके चले गए हैं। तो जे और के में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ये 55,000 का 20% कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स जे और के लेके गए हैं। तो जब भी कोई पार्टनर असेट विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स को डेबिट साइड लिखते हैं, लेकिन यहां पे टू ड्रॉइंग्स नहीं लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे। देखिए, नया पार्टनर कैश लेके आता है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। मतलब कभी भी कोई भी पार्टनर अगर कुछ लेके आएगा तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, और अगर कोई पार्टनर फर्म से कुछ विड्रॉ करेगा, स्टॉक लेके जाएगा, तो डेबिट साइड टू स्टॉक लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स लेके जाएगा, जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे। 11,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स को इक्वली बांट देंगे, जे में 5500, के में भी 5500। एल नया पार्टनर है, वो फिलहाल कैपिटल लेके आएगा, तो ड्राइंग्स की बात तो होगी नहीं। अब देखिए, अब ये जो 11,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स चले गए, उससे हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो और कम हो गए, और अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे केवल 44,000 के। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स वाला। सबसे पहले लॉस को आईएफआर से एडजस्ट किया, और खास बात एक और है जो मैं बताना भूल गया, रीवैल्यूएशन पहले करना है, उसके बाद ड्राइंग्स करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले 63,000 का आपने 20% निकाल लिया, 20% ये दोनों लेके चले गए, उसके बाद रीवैल्यूएशन हो रहा है। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले रीवैल्यूएशन होना चाहिए। पार्टनर्स भी अगर लेके जाएंगे किसी एसेट को तो आज की वैल्यू पे ही लेके जाएंगे, ओल्ड वैल्यू पे तो लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए पहले रीवैल्यूएशन जैसे ही होगा, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट साइड डाल देंगे, और अगर लॉस होगा तो आईएफआर से एडजस्ट कर लेंगे, जैसा इस क्वेश्चन में किया। उसके बाद न्यू वैल्यू के हिसाब से देखा जाएगा कि कितना परसेंटेज अमाउंट जो है वो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। न्यू वैल्यू 55,000 रुपए, 20% पार्टनर लेके जा रहे हैं, 20% कैलकुलेट किया, 11,000 रुपए आया। 11,000 रुपए को जे और के में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है 4,000 रुपए। अब देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000 रुपए है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 7,000 रुपए है। रिजर्व 4,000, लायबिलिटी 7,000, 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा लायबिलिटी है। लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है, मतलब लॉस ज्यादा है, तो लॉस ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन पेएबल 3,000 रुपए। सबसे पहले तो लायबिलिटी फिक्स हो गई। आप डायरेक्ट सेटलमेंट पे आ जाएंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 50% सेटलमेंट हुआ है, तो 50% सेटलमेंट हुआ है मतलब पहले लायबिलिटी फाइनल हुई होगी, उसी के बाद उसका सेटलमेंट हुआ होगा। तो ऐसे केस में हमको सबसे पहले लायबिलिटी फाइनल करनी चाहिए, और जैसे ही लायबिलिटी फाइनल करेंगे हमको ये पता चल जाएगा कि रिजर्व बराबर है, कम है या ज्यादा है। ज्यादा रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कम रिजर्व है तो रिवैल्यूएशन में लॉस बुक कर देंगे, जैसे हमने अभी किया। अगर ये रिजर्व 10,000 रुपए होता तो 3,000 रुपए का फायदा होता, 3,000 रुपए का रिजर्व बच जाता, तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाता। यहाँ पे डायरेक्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो सबसे पहले लायबिलिटी फाइनल हो गई। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 3,000 रुपए का लॉस रिकॉर्ड हो गया। अब 7,000 रुपए टोटल लायबिलिटी है। अगर कुछ नहीं लिखा होता इसके अलावा क्वेश्चन में,
तो हम यहाँ पे 7,000 रुपए की लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन लिखा हुआ है 50% अमाउंट सेटल हो चुका है, मतलब कि 50% सेटलमेंट कैश में हो चुका है, उतना अमाउंट कैश से माइनस होगा, बाकी अमाउंट लायबिलिटी साइड शो होता रहेगा। तो कुल मिला के अब फिर से लॉस नहीं होने वाला है। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट्स को और वर्कमैन कंपनसेशन को कंपेयर कीजिए। सबसे पहले हम असेट की फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं, रीवैल्यूड फिगर निकाल रहे हैं। हमने इन्वेस्टमेंट्स में पहले 55,000 रुपए का रीवैल्यूड फिगर निकाला, उसके बाद देखा कि कौन कौन असेट को लेके जा रहा है। लायबिलिटी में भी हमने ऐसा ही किया, पहले रीवैल्यूड फिगर निकाला 7,000 रुपए का और उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे पहले स्टेप में रीवैल्यूएशन करके प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। उसके बाद असेट कोई लेके जा रहा है तो हम डेबिट साइड लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वैसे ही लायबिलिटी का अगर सेटलमेंट हो रहा है तो उतना अमाउंट कैश से माइनस कर दिया जाएगा, पर अब कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होने वाला है। यहां पे लिखेंगे कैश 19,000, कैश इन हैंड 19,000, उसमें से माइनस कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी का जो पेमेंट किया है 3,500। ये यहां पे फिगर जैसे ही माइनस करेंगे यहां की लायबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे पहले लिखेंगे जेस कैपिटल, केस कैपिटल, एल्स कैपिटल, और यहां पे बची हुई लायबिलिटी लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 3,500 रुपए। सीधी सीधी बात है, सबसे पहले 4,000 रुपए का रिजर्व था तो 3,000 रुपए का लॉस बुक किया, लायबिलिटी हो गई 7,000 रुपए, लेकिन 7,000 रुपए का पूरा अमाउंट यहाँ शो नहीं किया, आधा पेमेंट हो चुका है तो यहाँ से माइनस किया। कुल मिला के देखिए यहाँ 7,000 आता, 7,000 के दो हिस्से कर दिए, एक को यहीं लिखा, एक को असेट साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कैश में से माइनस करके शो कर दिया। तो डेबिट क्रेडिट के एंगल से भी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कुल मिला के 7,000 रुपए की लायबिलिटी का प्रेजेंटेशन है ये, आधी लायबिलिटी यहाँ, आधी लायबिलिटी सेटल हो गई है। तो कुल मिला के लॉस तो 3,000 ही रहेगा। अब 3,500 रुपए के एंगल से फिर से लॉस को चेंज नहीं करना है, अब रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये WCR वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं, क्रेडिटर्स 52,000, इस पे भी डॉट लगा होना चाहिए क्योंकि पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि इन क्रेडिटर्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी शामिल है 6,000 रुपए की, जिसकी वैल्यू अब 2,400 हो चुकी है। तो 3,600 से वैल्यू रिड्यूस करनी है, वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 3,600, और ऐसा करने से क्रेडिटर्स की वैल्यू भी 3,600 से कम हो जाएगी। अब देखिए हमारे क्रेडिटर्स में एक क्रेडिटर ऐसा है जिसकी वैल्यू 6,000 से 2,400 रुपए हो गई है, तो उस 6,000 की वैल्यू को अलग से देखना, उसको अलग से 2,400 पे लेके आना और बाकी क्रेडिटर्स को अलग से देखना, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। कुल मिला के हो तो यही रहा है ना कि एक 6,000 रुपए का क्रेडिटर 2,400 रुपए तक पहुंच गया है, मतलब 3,600 रुपए वैल्यू रिड्यूस हो गई है। तो हम सीधा सीधा ओवरऑल क्रेडिटर्स को 3,600 रुपए से रिड्यूस कर देते हैं, बाकी क्रेडिटर्स तो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे ही आएंगे और वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं 52,000 रुपए, उसको 3,600 से कम कर देंगे। क्रेडिटर्स लिखेंगे 52,000 माइनस 2,000, 50, 49, 48,400, 48,400 रुपए जैसे ही लिखेंगे, जो क्रेडिटर्स चेंज नहीं हुए हैं वो भी इसमें आ गए, जो क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए हैं वो भी इसमें आ गए, सारे क्रेडिटर्स इसमें शामिल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है बिल्स पेबल्स 13,000, और इनसे रिलेटेड लिखा हुआ है 3,000 रुपए के बिल्स पेबल्स जो हैं वो कैश में सेटल हो गए हैं, तो कैश में से माइनस कर देंगे बिल्स पेबल्स 3,000, और यहां से बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। बिल्स पेबल्स लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा 10,000, क्योंकि 13,000 ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें से 3,000 रुपए का सेटलमेंट हो गया, बचा 10,000 रुपए का बैलेंस।
तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स असेट साइड वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मशीन है 32,000, मशीन से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मशीन को सीधा सीधा न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। मशीन 32,000। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डेटर्स 30,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। सबसे पहले तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि डेटर्स का लेजर अलग है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर अलग है। तो यहाँ पे डेटर्स का बैलेंस है 30,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस है 6,000। अब 30,000 रुपए के डेटर्स में से यहाँ पे 2,000 रुपए बेड डेट्स हो गए हैं। 2,000 रुपए के बेड डेट्स की वजह से हमारा राइट टू रिसीव कम हो जाएगा। हमारा राइट टू रिसीव अब बचा है 28,000 रुपए। और जो ये 2,000 रुपए के बेड डेट्स हैं, ये बेड डेट्स हम कहां से एडजस्ट करेंगे? हम रिवैल्यूएशन में लॉस बुक करें क्या? हम रिवैल्यूएशन में लॉस बुक नहीं करेंगे। 2,000 रुपए के ये बेड डेट्स जो है वो प्रोविजन से एडजस्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब प्रोविजन है तो वो क्यों है? वो बेड डेट्स के लिए ही है ना। तो 2,000 रुपए हम यहां से माइनस करेंगे, 4,000 रुपए का प्रोविजन बचा। मैं जानता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी आज वाली क्लास में भले ये बात अच्छे से समझ में ना आए, नेक्स्ट लेक्चर में ये बात जरूर समझ में आ जाएगी, क्योंकि उस दिन हम सिर्फ डेटर्स का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ही डिस्कशन करने वाले हैं, और बेड डेट्स को दोनों जगह से क्यों माइनस कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ ही जाएगी। तो फिलहाल हमारे डेटर्स हो गए 28,000 और हमारा प्रोविजन है 4,000। और देखिए, वैसे भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसका डबल इफेक्ट देना पड़ता है, तो हमने एक इफेक्ट डेटर्स में से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट प्रोविजन में से माइनस किया। ये प्रोविजन में से जो 2,000 रुपए माइनस किए हैं, ये रीवैल्यूएशन में जाने की बजाय प्रोविजन से एडजस्ट कर दिया गया है अमाउंट। जैसे आईएफआर से अमाउंट एडजस्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो हम उस लॉस को रीवैल्यूएशन में नहीं डालते, आईएफआर से एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो भी तो डबल इफेक्ट ही कहलाता है ना, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। जैसे यहाँ पे 44,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पहले थे 63 के, 11,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 11,000 रुपए का जो ये लॉस है, सॉरी 8,000 रुपए का जो ये लॉस है 63 से 55 तक का, ये 8,000 रुपए का लॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा कि आईएफआर से माइनस होगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि ये दोनों से माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिर गई और साथ साथ आईएफआर से वो लॉस एडजस्ट करवाया तो आईएफआर की वैल्यू भी कम हो गई। बिल्कुल वैसे ही बेड डेट्स होंगे तो डेटर्स भी कम होंगे, प्रोविजन भी कम होगा। अब नए डेटर्स हैं हमारे 28,000 रुपए, और 28,000 रुपए पे नया प्रोविजन है 10%, 2,800 रुपए। देखिए 28,000 का 10% करेंगे तो 2,800 रुपए का प्रोविजन आएगा। और एट प्रेजेंट हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी है, और प्रोविजन कितने रुपए का है? 4,000 रुपए का प्रोविजन हमारे पास है, और हमें चाहिए केवल 2,800 रुपए का प्रोविजन। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि 2,800 रुपए से प्रोविजन को इंक्रीज करना है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमें 10% प्रोविजन चाहिए, और 28,000 का 10% होता है 2,800 रुपए, और हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा प्रोविजन है। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रोविजन को रिवर्स करना है। प्रोविजन को बनाना मतलब कि लॉस, प्रोविजन को रिवर्स करना मतलब प्रॉफिट। यहां पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट आ जाएगा 1,200 रुपए। 1,200 इसीलिए क्योंकि 4,000 रुपए का प्रोविजन था, 2,800 रुपए का ही केवल चाहिए, तो 1,200 रुपए का प्रोविजन हमने रिवर्स कर दिया। और यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड जब डेटर्स लिखेंगे तो इंटरनल कॉलम में लिखेंगे 28,000 रुपए, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,800 रुपए, बैलेंस बचेगा 25,200 रुपए। ये डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गुडविल है 8,000 रुपए, इस गुडविल को कर देंगे राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में 7:3 टू गुडविल। ₹8,000 की गुडविल को 70% निकाल लेते हैं, इसका तो आ जाएगा 5,600।
और यहाँ आ जाएगा 2400। इस तरह से गुडविल राइट ऑफ हो गई। देखिए यहाँ रेशो 7:3 और यहाँ रेशो इक्वल है 1:1। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग से लिखा हुआ है कि वो इक्वली लेके गए हैं, इसीलिए दोनों में इक्वली राइट ऑफ किया। अदरवाइज जो गुडविल है, अच्छा ये राइट ऑफ करना नहीं है इन्वेस्टमेंट, ये तो विड्रॉ करना है, इसके लिए रेशो अलग से पॉइंट में गिवन था और गुडविल तो ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ की जाती है। तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट्स में रेशो अलग लग रहा है, गुडविल का रेशो अलग है। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टॉक 21,000 और स्टॉक से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टॉक अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा 21,000। स्टॉक के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैश इन हैंड 19,000। अब कैश इन हैंड 19,000 हमने पहले ही लिख रखा है। अब जो बैलेंस शीट के असेट्स और लायबिलिटीज थे हमने एक बार उन सबको देख लिया है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जिसका किसी लायबिलिटी या फिर किसी असेट से कोई लेना देना नहीं है। उन पॉइंट्स को पहले ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में हाईलाइट कर लेना चाहिए कि इन पॉइंट्स पे हमको अलग से आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारी आदत क्या है, हम उन असेट्स और लायबिलिटीज पे डॉट लगा देते हैं जिनसे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है सपोज, अब रिवैल्यूएशन एक्सपेंस किसी भी असेट लायबिलिटी से पर्टिकुलरली रिलेटेड नहीं है, तो हम उस रिवैल्यूएशन एक्सपेंस वाले पॉइंट को ही हाईलाइट कर देंगे कि जैसे ही सारे असेट्स और सारी लायबिलिटीज का डिस्कशन खत्म हो जाए, ऐसे पॉइंट्स को भी हम देखें जिनसे रिलेटेड कोई असेट या लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है। तो फिलहाल रिवैल्यूएशन एक्सपेंस एक ऐसा पॉइंट है। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है 2,000 रुपए, ये खर्चा है, खर्चा है मतलब लॉस है। यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 2,000 रुपए, और हमने कैश में पेमेंट किया है रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का, इसीलिए कैश में से माइनस करेंगे 2,000। और देखिए इस बार कैश में कितने सारे एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी का सेटलमेंट हुआ, बिल्स पेबल्स का सेटलमेंट हुआ, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का सेटलमेंट हुआ। जहां जहां सेटलमेंट हो रहा है कैश हमारा आउटफ्लो हो रहा है कैश का। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन के बाद वर्कमैन लायबिलिटी वाला पॉइंट है वो हो चुका है। देन अच्छा सॉरी 50% स्टॉक वाला पॉइंट मिस हो गया। यहाँ पे 21,000 का स्टॉक हमने लिखा है, इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में और काफी टेक्निकल है। ये पॉइंट लिखा हुआ है 50% स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 5% एंड 50% टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। और इस पॉइंट को समझने के लिए मैं जो ये रफ वर्क है इसको रिमूव करता हूं, यहाँ पे स्टॉक का एडजस्टमेंट समझते हैं। अब देखिए स्टॉक की जो वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है वो है 21,000 और स्टॉक में दो हिस्से करने हैं सबसे पहले, और अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है। लिखा हुआ है 50% स्टॉक इज ओवर वैल्यूड by 5% and remaining 50% to be reduced by 20%। सबसे पहले इसके दो हिस्से कर लेते हैं। 10,500 रुपए ये हो गया 50% और बाकी 10,500 रुपए हो गया 50%। लिखा हुआ है ये एक जो पार्ट है ये ओवर वैल्यूड है, ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, मतलब ये वैल्यू जो है 105% के बराबर है। ओवर वैल्यूड बाय 5% लिखा हुआ है, मतलब ये 5% से ऑलरेडी इंक्रीज्ड वैल्यू दिख रही है। इसको 100 पे लेके आना है। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड स्टॉक को कैसे ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आते हैं इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। और बाकी 50% के लिए लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। यहां पे टू बी रिड्यूस्ड बाय 5% नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो इसका तो सीधा सीधा 20% निकाल लेंगे। 1,050 और 1,050 2100 रुपए, 2100 रुपए से वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये रिवैल्यूएशन लॉस है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10,500 रुपए जो है वो ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा दिख रही है, तो इसको भी कम तो करना है लेकिन 5% से कम नहीं करना है। 105% ओवर वैल्यूड है तो 100% पे लेके आना है, मतलब कि रिवर्स कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 105 से, तो ये आ गया 10,000। मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 10,000 रुपीज। 10,500 रुपए का स्टॉक 10,000 रुपए पे लेके आना है, मतलब 500 रुपए का अगेन लॉस।
50% कंपोनेंट पे 5% का 500 रुपए का लॉस है और बाकी 50% पे 2100 रुपए का लॉस है। टोटल लॉस हो गया 2600 रुपए। देखिए आधे के लिए लिखा हुआ है वो ओवर वैल्यूड है तो उसकी भी वैल्यू कम करनी है। दूसरे के लिए तो डायरेक्टली लिखा हुआ है इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, तो टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% वाले को डायरेक्टली रिड्यूस कर दिया। और जिसके लिए लिखा था कि वो ओवर वैल्यूड है उसके लिए रिवर्स कैलकुलेशन से उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाली और जितना रिडक्शन हुआ है वो सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया। कुल मिला के 2100 और 500 रुपए का लॉस है। स्टॉक लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 2600 रुपए। दो अलग अलग कंपोनेंट्स पे दो अलग अलग लॉसेस हैं। ओवरऑल स्टॉक की वैल्यू 2600 रुपए से कम हो जाएगी। ये जो स्टॉक है वो 10,000 पे आ जाएगा। ये 10,500 वाला स्टॉक 2100 रुपए से कम होके 8400 पे आ जाएगा। पर हम दोनों को अलग अलग क्यों देखें, 21,000 में से डायरेक्ट 2600 रुपए का लॉस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18,400 रुपए। ये हो गई स्टॉक की न्यू वैल्यू। मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल इसीलिए क्योंकि एक ही कंपोनेंट के दो हिस्से करके दोनों के लिए रिवैल्यूएशन की बात बोली गई है। इंडिविजुअली ये पॉइंट बोला जाता तो इजी लगता, इंडिविजुअली इसके लिए बोला जाता तो भी इजी लगता, लेकिन दोनों जो है वो एक ही आइटम से रिलेटेड है। आधा कंपोनेंट ओवर वैल्यूड है उसको भी कम करना है, आधा कंपोनेंट भी है तो ओवर वैल्यूड ही लेकिन उसके लिए लिखा हुआ है कि डायरेक्टली 20% कम करना है। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन में रिवर्स कैलकुलेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में तो डायरेक्ट जैसे कैलकुलेट करते हैं 20% वैसे ही करेंगे। अब स्टॉक वाला पॉइंट भी हो गया, बिल्स पेबल वाला पॉइंट भी हो ही चुका है। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, जिसके लिए हमें 10,000 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो यहां पे वो लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस 10,000। और देखिए कभी भी किसी लायबिलिटी को क्रिएट करने के लिए हम प्रोविजन वर्ड से ही डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए ऑलरेडी कोई रिजर्व पड़ा होगा तभी हम प्रोविजन लिख रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। हम तो डायरेक्ट प्रोविजन भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली लायबिलिटी को भी प्रोविजन लिखा है क्योंकि वो लायबिलिटी फाइनल हो चुकी है। अब प्रोविजन के नाम से यहां आ रही है, मतलब अब उसको बांटा नहीं जाएगा। वैसे ही प्रोविजन फॉर डैमेजेस वाला जो ये पॉइंट है इसमें भी लायबिलिटी यहां पे आ जाएगी, प्रोविजन फॉर डैमेजेस। मतलब अब इस प्रोविजन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये कोई रिजर्व नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी है। तो ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया डबल इफेक्ट के साथ। एक तो लॉस है और दूसरा लायबिलिटी साइड लिख दिया। अब और आगे लिखा हुआ है एल ब्रिंग्स 35,000 फॉर कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो अब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आए, उससे पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जो है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, लॉस हुआ है कुल मिला के 3,000 प्लस 2,000 5,000 15,000 17,600 17,600 रुपए। यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जे और के दो पार्टनर्स हैं। 17,600 में से 3,600 रुपए माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14,000 रुपए। 14 में से गया 13,000, 12,800 रुपए। 12,800 रुपए के लॉस को 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर ये बोलेंगे राइट ऑफ कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 12,000 को 3:2 में 7:3 में डिवाइड करेंगे तो 8,400 और 3,600 आएगा। फिर 800 रुपए को 7:3 में डिवाइड करेंगे तो 560 रुपए आएगा और यहाँ पे 240 आएगा। तो ये हो गया 8,960। रिवैल्यूएशन लॉस जे का शेयर 8,960 और वो हो गया 3,840। यहाँ पे भी सेम फिगर्स आ जाएंगे 8,960 3,840। टोटल कर लेते हैं 9,000 12,800। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। टोटल आ जाएगा यहाँ पे 17,600। अब नया पार्टनर कैपिटल के लिए फिगर लाया है
35,000 रुपए। और लिखा हुआ है गुडविल का शेयर नहीं ला पाया है, गुडविल का उसका शेयर 48,000 का 1/5, उससे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले जे का पहले शेयर था 7/10 और न्यू रेशियो लिखा हुआ है 5:3:2, 5/10, 2/10। के का पहले था 3/10, 7:3 के पार्टनर्स से पहले वो, और के का अभी भी शेयर है 3/10। तो देखा जाए तो के ने तो सेक्रीफाइस किया ही नहीं क्योंकि उसका तो 0 आ रहा है, कुल मिला के केवल जे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये और इजी हो गया। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बाय कैश। नया पार्टनर 35,000 रुपए कैपिटल का अमाउंट ला रहा है और जो ये कैश वो ला रहा है वो कैश में भी ऐड कर दिया जाएगा अमाउंट, एल्स कैपिटल 35,000 रुपए। अब फाइनल कैश निकाल लेते हैं। 19,000 माइनस 5,000, 14,000 माइनस 3,000, 11,000, 11 और 35, 46, 45,500, 45,500 रुपए ये फाइनल कैश बैलेंस आ गया। वापस चेक कर लेते हैं। 19 माइनस 8, 11,000, 46, 45,500। अब कैपिटल का डबल इफेक्ट हो गया। अब जो नया पार्टनर गुडविल ला सकता था नहीं लाया है वो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे हम। यहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह लिखेंगे बाय एल्स करंट अकाउंट, और एल का शेयर 48,000 का 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 945, 9600। 9600 का शेयर जो है गुडविल का वो केवल जे को मिलेगा क्योंकि के सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है। और इस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देखे हैं तो कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है ये। कुल मिला के गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में केवल एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, उसे गुडविल का शेयर दे दिया। और ये सेम फिगर जो है असेट साइड लिखेंगे हम एल्स करंट अकाउंट 9600। ये पैसे हमें उससे लेने हैं। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करवा लिया है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करवाना है और बैलेंस शीट टैली करवानी है। तो क्विकली टोटल कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का। देखिए 49 + 7 56, 65,600। यहां पे आ जाएगा 34,000, यहां पे आ जाएगा 35,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैरेट डाउन सबसे पहले जे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 65,600 है, माइनस कर देंगे 5 + 5 10,000, 18,000, 19,100, 20,000, 20,060। फिर से टोटल कर लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 8 18,000 रुपए, 19,100, 20,060। ये आ गया 40, 540, 44,540, 44,540। बी का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सॉरी के का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 34,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। 34 में से माइनस करेंगे 5 और 2 7,000 रुपए, 7 और 3 10,000, 10,900, 11,740, 11,740। तो ये आ जाएगा 60, 260, 22,260, 22,260। और एल का बैलेंस आ जाएगा 35,000 रुपए। फाइनल टोटल 65,600, 34,000, 35,000। अब ये जो फाइनल बैलेंसेस हैं वो लायबिलिटी साइड आ जाएंगे। 44,540, देन 22,260 और लास्ट 35,000। और अब बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं असेट साइड से। 44 प्लस 32 ये हो गया 76, 96, 1,01,000, 1,09,000, 1,19,000, 1,28,000, 1,68,000, 168, 173,500, 174,100, 174,700। ये असेट साइड का टोटल है। लायबिलिटी साइड का टोटल भी देख लेते हैं। 44 प्लस 22 66, 96, 1,01,000, 1,04,000, 1,52,000, 1,62,000, 1,72,000, 1,72,900, 1,73,500, 1,73,700। 1,000 रुपए का डिफरेंस है। एक बार क्विकली लायबिलिटी साइड का टोटल चेक कर लेते हैं, हो सकता है टोटलिंग मिस्टेक हो गई हो। 44 प्लस 22 66, 96, 1,01,000, 1,04,000, 152, 162, 172, 172,900, 172,900, 173,700। ये टोटल बिल्कुल सही है। जो डिफरेंस है 1,000 रुपए का, उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी टोटल चेक करना चाहिए। 65,600 यहाँ का टोटल है। 49 प्लस 7 56, 65,600, 65,600 में से माइनस करेंगे 5 और 5 10 18, 20,060, 45,540 होगा ये। 45,540, 45,540 फाइनल टोटल आ गया। और बैलेंस शीट का फाइनल टोटल टैली हो गया 174,700। अब देखिए बैलेंस शीट का जो टोटल है वो भले पहली बार में टैली नहीं हो रहा है, लेकिन उसके रीजंस जो हैं वो छोटे छोटे हैं। टोटलिंग रिलेटेड मिस्टेक है, कोई एडजस्टमेंट रिलेटेड मिस्टेक नहीं है। जबकि क्वेश्चन में देखिए कितने पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स तो यहाँ पे गिवन है और 1 पॉइंट वो मार्केट वैल्यू वाला, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू है 55,000 रुपए। 11 पॉइंट्स है क्वेश्चन में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें 5 से 6 पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम, 5 ही पॉइंट्स होते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद भी हमारी एडजस्टमेंट रिलेटेड मिस्टेक हो जाती है। कोशिश करनी चाहिए कि हम डबल इफेक्ट हाथों हाथ देते जाएं तो एटलीस्ट एडजस्टमेंट में कोई मिस्टेक ना हो। अगर हमारी बैलेंस शीट पहली बार में टैली नहीं हो रही है तो उसका रीजन टोटलिंग मिस्टेक ही होनी चाहिए। और एक बार हमने बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लिया, उसके बाद हमको पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस का टोटल चेक करना चाहिए, रिवैल्यूएशन लॉस का टोटल चेक करना चाहिए। ये भी चेक करना चाहिए कि रिवैल्यूएशन लॉस आया है अगर, तो वो हमने प्रॉफिट साइड तो नहीं बांट दिया, या फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर वहां आया है तो वो हमने लॉस साइड तो नहीं बांट दिया। ये भी कई बार रीजन होता है बैलेंस शीट टैली ना होने का। छोटी सी मिस्टेक है, 12,800 रुपए को यहां बांटना था, हमने गलती से 12,800 को यहां बांट दिया, तो आपकी बैलेंस शीट पे डिफरेंस आने लगेगा और वो आपको बात समझ में आनी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप नोट करेंगे ना तो बैलेंस शीट अगर टैली नहीं भी हुई तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो आपको पता होना चाहिए। खैर ये क्वेश्चन हमने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि इन्वेस्टमेंट्स का रिवैल्यूएशन पहले करना है, उसके बाद पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लायबिलिटी पहले फिक्स हो जाएगी, फिर उसका सेटलमेंट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के डिस्कशन में वैसे तो सारे ही पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन एक पॉइंट हो सकता है नहीं आया हो, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट, जो मैंने बोला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स सिर्फ डेटर्स से रिलेटेड ही हो सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स का डिसऑनर हो जाना, चेक का डिसऑनर हो जाना, बैड डेट्स रिकवर्ड, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये सारी चीजें जब एक ही क्वेश्चन में होती हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये बहुत प्रॉपरली, बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा 11th में जो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट सीखा है उसको एक बार जरूर रिकॉल करिएगा। उसको रिकॉल करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर जब डिस्कस किया था 11th में, तब भी हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात की थी, बैड डेट्स की भी बात की थी, बैलेंस शीट में किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करना है ये भी सीखा था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है ये भी सीखा था। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिप्लेस हो गया है, लेकिन एडजस्टमेंट करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, वहां पे सिर्फ बैड डेट्स, प्रोविजन और डेटर्स 3 ही आइटम होते थे। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड डेटर्स भी हो सकते हैं, चेक डिसऑनर भी हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल का डिसऑनर भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स जरूर ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी बेसिक डिस्कशन अगर वो वाला आपको समझ में आया था तो आगे वाली बातें भी आपको स्मूथली समझ में आ जाएंगी। और अगर पहले क्या किया था वो ध्यान नहीं आ रहा है तो एक बार क्विकली कॉपी में जाके चेक कीजिएगा। 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने पढ़े उसमें डेटर्स का किस तरह से एडजस्टमेंट किया करते थे। सबसे खास बात थी कि बैड डेट्स को किस तरह से एडजस्ट करते थे। एक बार वो पॉइंट समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हेल्प हो जाएगी, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में अदरवाइज डिस्कशन आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगे। खैर, समझ में आए या ना आए आप कम्युनिकेट कीजिएगा। अगर और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।